हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। मैं हूं सुप्रिया सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चंस 2015। तो चलिए चलते हैं इस डिस्कशन में हम आज आगे। पहला क्वेश्चन है, with reference to the art and archaeological history of India, which one among the following was made earliest? कौन सा सबसे पहले बना था? पहला, लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? उड़ीसा की बात कर रहे हैं, है ना। रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ठीक है, धौली का रॉक कट एलिफेंट। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम कहाँ पे? तमिलनाडु में। वराह टेम इमेज एट उदयगिरी। तो उदयगिरी, दो तरह का केव्स मैंने आपको बताया था। पहला उदयगिरी जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एक है क्या? उदयगिरी एंड खांदगिरी, तो ये कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये जो बात हो रही है ये एमपी की हो रही है। धौली जो बात कर रहे हैं ये भी कहाँ की बात कर रहे हैं? उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, अब आप देखिए, अगर धौली तो थर्ड, आपको मैंने बताया था कि थर्ड सेंचुरी बीसी में जो रॉक कट एलिफेंट है वो धौली में किनके द्वारा बनाया गया था? अर्लीस्ट है ये, वन ऑफ द अर्लीस्ट केव्स है ये सब। तो ये जो केव है, ये जो रॉक कट एलिफेंट है धौली पे, ये बनाया गया था अशोका के द्वारा थर्ड सेंचुरी बीसी में। अशोका रूल करते थे ना उस समय, तो अशोका के टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा अर्लीस्ट में, बट फिर भी बाकी देख लेते हैं। तो लिंगराज टेम्पल, अब लिंगराज टेम्पल जो है वो न्यूएस्ट हम इसको बोलेंगे क्योंकि ये 11th सेंचुरी एडी में बना हुआ है। और ये भी ये सोमवंश के राजा ने बनाया था। ठीक है, सोमवंश किंग कौन थे उनके? किंग थे जगती। ठीक है, सोमवंश के राजा ने जगती में बनाया था 11th सेंचुरी एडी। रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का हमने पीवाईक्यू में बहुत 2-3 बार बात करा है कि 7th सेंचुरी एडी में पल्लवा किंग जो कि कौन थे? नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, इन्होंने बनाया था। और इसी को, नरसिम्हवर्मन को ही क्या भी कहा जाता था? मम्मला बोला जाता था। क्यों? महाबलीपुरम, जिसको कि पहले मम्मलापुरम बोलते थे, उसको बनाने के लिए, क्योंकि मम्मला का मतलब होता है द ग्रेट रेसलर, तो ये भी 7th सेंचुरी एडी पल्लवा। वराह इमेज एंड उदयगिरी हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया था। क्या किया था कि अजंता केव्स और उदयगिरी केव्स, याद है पीवाईक्यू में? यस, अजंता केव्स और उदयगिरी केव का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम है और सेम तरह के वहाँ पे हमने आर्किटेक्चरल पैटर्न भी देखा था। तो बेसिकली ये कौन सा? ये 4 to 6 सेंचुरी एडी की बात कर लो आप, है ना। यानी कि ये गुप्तास के टाइम का बना हुआ है। तो यानी ये भी बात का, इसका मतलब अर्लीस्ट इसमें से कौन हो जाएगा? तो अर्लीस्ट हो जाएगा बी, रॉक कट एलिफेंट एट धौली। ठीक है, रॉक कट एलिफेंट एट धौली लोकेटेड नियर भुवनेश्वर डेट्स बैक टू थर्ड सेंचुरी बीसी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। अर्ली बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इज सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म आफ्टर कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर का एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि ये बताओ कि कौन से रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर के बारे में लिखा हुआ है? 1, रॉक एडिक्ट 13, सेकेंड रॉक एडिक्ट 14, थर्ड रॉक एडिक्ट 2, मेजर रॉक एडिक्ट, और फोर्थ रॉक एडिक्ट 7। बताओ ऑप्शन में। ठीक है, और कलिंगा वॉर में एक और क्वेश्चन है मेरा कि ये कलिंगा वॉर हुआ कब था? 261 बीसी, 267 बीसी, 263 बीसी, या फिर नन, कभी और हुआ था? बताओ मुझे। ओके, अब चलते, अब देख लो एक बार, लिंगराज टेम्पल जो है कहाँ है? भुवनेश्वर में है। किंग जगाती, ठीक है, केशरी 11th सेंचुरी। रॉक कट मॉन्यूमेंट देखो 7th सेंचुरी एडी पल्लवा किंग। वराह इमेज जो है 5th सेंचुरी एडी गुप्ता पीरियड, मध्य प्रदेश, डिपिक्ट्स विष्णु ऑन बोर हेडेड इनकारनेशन ऑफ वराह। सेकेंड, who of the following founded a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook, अब साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा कौन सा हो सकता है? बताओ 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 बताओ। यस, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा हमने कितने बार पीवाईक्यू में देखा है कि क्या है वो? तुंगाभद्रा रिवर की बात हो रही है। और कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब के साउथ बैंक पे कौन सा बना था? विजयनगर किंगडम। ईयर क्या था? 1336। 1336 टू कब तक रहा ये? 1565। कैसे कैसे? इसमें 4 डायनेस्टी आई थी, है ना। संगमा, सुलवा, तुलवा, अराविडू, ये भी हमने डिस्कस किया था। और इसके स्टेब्लिशर 1336 में कौन थे? हरिहरा एंड बुक्का।
तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है। अब आप पूरा देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा, कौन? तुंगभद्रा उस ट्रिब्यूटरी का नाम है। एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ अ डेटी whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। तो ये कौन थे? हरिहर। ठीक है, हरिहरा वन फाउंडेड विजयनगर किंगडम, established as a new south bank of Tungabhadra, tributary of Krishna in 1336। He ruled his new kingdom as the agent of a deity, claiming that all the south of the river Krishna belonged to this deity। Okay, next question, with reference to the Indian history, which one of the following is essential elementary element of the feudal system? A very strong centralized political authority feudal system में, and a very weak provincial और local political authority। ठीक है, ये है कि नहीं है, essential element है कि नहीं है, बाकी देखते हैं। emergence of administrative structure based on control and possession of the land, yes, कहीं ना कहीं this is right। creation of lord vassal relationship between the feudal lord and his overlord। तो फिर अगर इसकी हम बात करें तो ये जो दिया है वीक, ये एक नेगेटिव वर्ड है। कैसे? वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल यूनिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट है फ्यूडल सिस्टम का, ये तो नहीं है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होती है फ्यूडल एलिमेंट में। क्या रहती है? सेंट्रलाइजेशन जो है वो डिवाइडेड होती है, राइट। सो दिस इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, एमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजिशन ऑफ लैंड, ये सही है। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप, बिल्कुल, फ्यूडल लॉर्ड और वेसल, तो बेसिकली इसका हो जाएगा बी एंड सी। अब देखो, फ्यूडलिज्म इन इंडिया इन्वॉल्व द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन नहीं, वेयर लैंड एंड ग्रांट बिकेम द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो आप समझ गए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज नहीं है, तो इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन पे बेसिस है फ्यूडल लॉर्ड्स, तो बी और सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कोलोनियलिज्म। इकोनॉमिक क्रिटिक किसके थे? दादा भाई नारोजी ने। हमने ये पीवाईक्यू में डिस्कस किया है 1901 में। कौन सा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने किसकी बात करी थी इसमें? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करी थी। उसी तरह से आरसी दत्त ने 1904 में इनकी किताब पब्लिश हुई थी, क्या? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें भी इन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात करी थी कि किसकी वजह से आई थी ये बैकवर्डनेस? कोलोनियलिज्म की वजह से। जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, ये भी एक इकोनॉमिक क्रिटिक थे। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी। दादा भाई नारोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इनको, और इन्होंने सबसे पहले इंडिया में पॉवर्टी भी मेजर किया था फॉर दैट मैटर। उनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, नारोजी आर्ग्यूड ब्रिटिश पॉलिसीज वर ड्रेनिंग इंडियाज वेल्थ एंड रिसोर्सेज लीडिंग टू वाइड spread poverty and economic stagnation। He was also the first Indian to be elected to the British House of Commons। सुब्रमण्यम अय्यर जो थे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, इन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, कौन सा? द हिंदू, 1878। इसको याद रखना, ये यूपीएससी में अभी आगे के ईयर में हम देखेंगे कि दीज आर द रिपीटेड पॉइंट्स। ये द हिंदू किसने स्टार्ट किया था, ये आया हुआ है इन दिस बुक। सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक का नाम भी सुब्रमण्यम अय्यर जी का याद रखना। कौन सी किताब है? सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अय्यर critiqued the economic policy of the British, highlighting how they turned India into a supplier of raw material and a market for British manufactured goods। He advocated for protection of indigenous industries and criticized the exploitative nature of British economic policies। R.C. Dutt है economic history of India। ठीक है, Dutt worked help lay foundation of the economic arguments against colonialism। Next question, consider the following statement। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वो सरोजनी नायडू, बिल्कुल गलत। ये हमने पीवाईक्यू में मल्टीपल टाइम्स देख रखा है कि अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछेगा तो कभी नायडू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? नायडू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एनी बेसेंट होगा, है ना? एनी बेसेंट होगा, क्योंकि वो 1917 में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। लेकिन अगर इसी में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट अगर पूछेगा तो क्या होगा? तब होगा सरोजनी नायडू, क्योंकि ये 1925 कानपुर सेशन में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी, इसको याद रखना। ठीक है, सो वन इज रॉन्ग। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल वाज बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन, यहाँ पे आप लिख लो बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ही सही है। सो बेसिकली आंसर हो जाएगा बी। अब मैं आपको चार चीज़ें बता दूं कि फर्स्ट
वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, आईएनसी प्रेसिडेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब जी, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि कुछ प्रेसिडेंट के नाम आप ज़रूर याद रख लेना, जैसे इनिशियल तो 5 आपको याद करना ही है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कौन है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है BYQ में, बट अभी भी कर रही हूँ। 1885, 1886, 1887, 1888 और 1889, ठीक है। अब ये प्लेस कहाँ कहाँ ये हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ, पहला जो आईएनसी का सेशन था वो हुआ था कोलकाता में, ठीक है। और कोलकाता में था इसीलिए वहाँ के जहाँ होता था आईएनसी का सेशन वहाँ के प्रेसिडेंट तो होते नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे कौन थे, यहाँ थे वोमेश चंद्र, सॉरी कलकत्ता लिख दिया मैंने, मतलब बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और इनके कौन थे प्रेसिडेंट, वोमेश चंद्र बैनर्जी, यानी कलकत्ता के बंदे थे, बॉम्बे में प्रेसिडेंसीशिप मतलब बॉम्बे में मीटिंग हुई थी पहली। 1886 में कहाँ हुआ था, कोलकाता में सेशन हुआ था। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, बॉम्बे के बंदे थे, यानी दादा भाई नारोजी थे, नारोजी थे, ठीक है। फर्स्ट आईएनसी बॉम्बे, वोमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट। सेकेंड आईएनसी कलकत्ता, दादा भाई नारोजी वॉज द प्रेसिडेंट। थर्ड आईएनसी जो हुआ था 1887 में, ये हुआ था कहाँ पे, ये हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में 1888। सॉरी, थर्ड आईएनसी जो हुआ था वो हुआ था मद्रास में, मद्रास में। फोर्थ आईएनसी जो हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में, मद्रास में हुआ था। और यहाँ पे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और जो इलाहाबाद में हुआ था वो किसके अंदर हुआ था, वो एक स्कॉटिश बंदे के अंदर हुआ था, एंड ही वाज काइंड ऑफ वर्किंग अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली। इनका नाम था जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, ठीक है। और 1889 में जो हुआ था वो फिर से बॉम्बे में हुआ था मीटिंग, और उनके जो थे वो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे जो प्रेसिडेंट बने थे। ही वॉज व्हाट, ही वॉज विलियम वेडनबर्ग, वेडनबर्ग, ठीक है, वेडनबर्न। तो विलियम वेडनबर्न आपके ऑलरेडी PYQ में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आया हुआ है प्रेसिडेंट, राइट। ये विलियम वेडनबर्ग का नाम ऑलरेडी आया हुआ है, तो ये सब याद है, तो 5 तो आप पक्का याद कर ही लेना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग टू इमर्जेंस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। अब ये मैं कितनी बार आपसे बात करूँ, है ना, हमने ऑलरेडी इसको PYQ में देखा है। देखो बस मैं इसके थ्रू आपको यही बताना चाहती हूँ कि UPSC जो है ना वो PYQ को ही थीम बनाती है और उसी से आपको क्वेश्चन नए नए फ्रेम करती है। तो जितना आप अपने PYQ पे कमांड करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन एमर्जेंस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो आपको पता ही है सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 की बात है ना, ये तो है नहीं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 की बात है, ये भी नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस 1930 की बात है, ये भी नहीं है। स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी एंड बॉयकॉट इसी के बाद तो हुआ था क्या आपका, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड। क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में कांग्रेस का क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए और कांग्रेस की फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, इसी पे डिवीजन हो गया था मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। कब, 1907 में, ठीक है। तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। स्वदेशी मूवमेंट कब हो जाता है, 1906 के टाइम का, राइट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये देख लो, स्वदेशी मूवमेंट which emerged as a response to the partition of Bengal led to the split in INC. Division occurred during Surat session 1907 where ideological difference between modern and extremist became apparent. Question number 7. Government of India Act 1919 clearly defined separation of power between judiciary and legislature. Government of India Act 1919. The jurisdiction of the central and provincial governments, ठीक है। पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द वाइस रॉय, नन ऑफ द अबव। तो हमने बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट PYQ में देखा कि इससे सवाल आए हुए हैं, है ना। और इसमें साफ साफ हमने देखा था कि ये किसके बारे में बता रहा था, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने किसकी बात की थी, डायरार्की की बात की थी, डायरार्की एट द प्रोविंसेस, राइट। तो बेसिकली इसका हो जाएगा क्या, 7 का आंसर हो जाएगा बी, जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली, और ये किसके बाद हुआ था, मेंटेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंडर आया था ना ये। Clearly define the jurisdiction of central and provincial government and also define
separation of power between the legislature and judiciary, true, and the power of viceroy and secretary of state. Also इसमें right to vote की बात की थी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की नहीं हुई, फ्रेंचाइजी दी गई थी लेकिन वो फ्रेंचाइज लिमिटेड दी गई थी, राइट, ये भी है इसमें. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वॉज पास बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट. इट वॉज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. ठीक है, अब चलो, अब हम देखते हैं. It was the act was based on recommendation of Edwin Montagu, the SOS, and Lord Chelmsford, Viceroy. Act introduced the concept of diarchy, which divided the power and responsibility between central and provincial government. The act also allowed central and provincial legislature to make laws on their respective subjects. Question number 8. Who of the following organized a march on Tanjore coast to break the salt law in April 1930? तो आपको पता होगा कि सॉल्ट लॉ 1930 में क्या स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, राइट. और जो तंजौर कहाँ पे है, तंजौर इज़ इन तमिलनाडु, राइट. तंजौर इज़ इन तमिलनाडु. और हम इनके बारे में कहते हैं कि ये किन्होंने सॉल्ट लॉ वहाँ पे ब्रेक किया था, तो ही वॉज नन अदर देन सी राजगोपालाचारी. सो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, इसको वेदारण्यम सत्याग्रह भी कहा जाता है. अब देखते हैं, सी राजगोपालाचारी ऑल्सो नोन एज राजा जी organized the Vedaranyam March in 1930 to protest the British salt law. Salt tax को protest कर रहे थे. This march was inspired by महात्मा गांधी दांडी मार्च and aimed to break. और एक में जो है के कामराज है ना, के कामराज कहाँ पे कर रहे थे, तो he was doing it in केरला. सॉल्ट लॉ वाला केरला में कर रहे थे, याद रखना. तो फिर aim to break the salt law by making salt at वेदारण्यम ऑन तंजोर कोस्ट. इसीलिए इसी को वेदारण्यम सत्याग्रह भी कहा जाता है, याद रखना, स्टार मार्क कर लो. वेदारण्यम सत्याग्रह का मतलब होता है 1930 में सी राजगोपालाचारी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत तमिलनाडु में तंजौर कोस्ट पे जब सॉल्ट वाला के सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया तो उसको वेदारण्यम सत्याग्रह कहते हैं. राजगोपालाचारी लेड अ ग्रुप ऑफ वॉलेंटियर्स टू 40 किलोमीटर मार्च विच ड्रो सिग्निफिकेंट अटेंडेंस टू इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. अब हमें पता है, हमने PYQ में इसको फिर से देखा हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 90. आप सोच रहे होंगे कितने बार मैं PYQ को रेफर कर रही हूँ, क्योंकि हमने अभी तक जो 1993 से लेकर के और अभी तक जो 2014 तक देखा है, इतने सारे PYQs देखे और उसमें सारे कहीं ना कहीं ये सारे ही आ चुके हैं. तो आप जब PYQ सीरीज़ वाला पूरा करोगे तो आपको दिखेगा ये. 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और वो फॉर्मेशन किन्होंने किया था, जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव. हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, तो ये नाम याद रखना, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या था कि ये सोशलिस्ट पार्टी में ना ही एकदम एब्सोल्यूट गांधीज़म को फॉलो किया जाता था और ना ही एब्सोल्यूट लिबरलिज्म, इन दोनों का मिक्सचर को फॉलो किया जाता था, विच वॉज द सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी. ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया भी है, जहाँ पे इसको मैंने PYQ में कराया है. इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस. क्या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ये था? इट वॉन्टेड टू स्टैब्लिश अ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन. तो बिल्कुल गलत है, तो आप पहले 2 को रिमूव कर दो. इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटी एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस. नो, ये भी गलत है. बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस नहीं, यानी कि इसका हो जाएगा नन. ठीक है, तो अब देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज अ सोशलिस्ट ग्रुप. और देखो जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट होता है ना, वो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाता है. आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ नॉट करेक्ट, राइट. एक्सट्रीम स्टेटमेंट आई वुड से, एक्सट्रीम्स को हमेशा आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो. तो देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज अ सोशलिस्ट ग्रुप विद इन INC फाउंडेड इन 1934 बाय जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव. इट डिड नॉट एडवोकेट, भैया इसने एडवोकेट नहीं करी थी बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस. ना ही इसने एम किया था स्टैब्लिश करने का डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और एडवोकेट अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज एंड अप्रेस्ड क्लासेस. ऐसा नहीं किया था, ये बस सोशलिज्म को प्रमोट कर रही थी, ना ही एक्सट्रीम लिबरलिज्म, ना ही एक्सट्रीम गांधीज्म. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10. विथ रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन. कैबिनेट मिशन कब आई थी भाई? 1946 में आई थी ना. कैबिनेट मिशन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट क्या है? इट रिकमेंडेड फेडरल गवर्नमेंट. It enlarged the powers of Indian courts. It provided for more Indians in ICS. अब आप मुझे बताओ कि कैबिनेट मिशन प्लान का क्या ये सब में से कोई भी एजेंडा था? नहीं था. उसका था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे देना था. तो पहला इसे कहा था कि जितना हो सके उतना पार्टीशन
नहीं होने देना, मतलब इन्होंने टू नेशन थ्योरी को क्या किया था, रिजेक्ट किया था, हमने PYQ में देखा था। और सेकेंड, इन्होंने जो कैबिनेट में फुली इंडियन मेंबर्स होंगे ये बोला था कैबिनेट मिशन प्लान में, तो इसको हो जाएगा क्या, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, इसने एनलार्ज नहीं करने की बात की थी इंडियन कोर्स को, प्रोवाइडेड मोर इंडियंस टू ICS नहीं, इट रिकमेंड, हाँ फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी, सॉरी, इसमें कैबिनेट मिशन में फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी, ये इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट, येस इट रिकमेंड बेसिकली व्हाट, अ फेडरल गवर्नमेंट। और जो भी मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कहाँ होंगे, सोनली इंडियंस होंगे, सो बेसिकली इसका ओनली वन हो जाएगा। 1946 रिकमेंडेड स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इट वाज एम्ड एट मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब टू नेशन थ्योरी जो है वो क्या किया था, रिजेक्ट किया था कैबिनेट मिशन ने। द मिशन डिड नॉट स्पेसिफिकली एनलार्ज द पावर ऑफ ICS और इंडियन कोर्ट्स, एकदम सही बात है। तो फिर इसका हो जाएगा ए। तो आपने देखा होगा कि इसमें कितने सारे क्वेश्चंस, मतलब वी वुड से कि मेनी क्वेश्चंस जो है वो PYQ के ही रिपीटेड है। अब मेरे लिए भी बहुत ही इजी हो गया है इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि ऑलरेडी 1993 से लेकर के 2008 के बीच में हमने इतने सारे सवाल देखे, इतने सारे सवाल देखे कि हमारे लिए अब लग रहा है कि दीज आर ऑल्सो रिपीटेड रिपीटेड एंड रिपीटेड। आगे हम चलेंगे 2016, 17, 18 टिल 24। तो आप देखोगे कि अभी भी ट्रेंड में, पैटर्न में किस तरह से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this discussion. I shall see you in the next discussion. Till then, take care. Bye bye. Have a great day. Study well. Bye.